ये कहानी है एक ऐसे अनाथ लड़की की जो बहुत ज्यादा ही कमजोर था और इसके सामने ही इसके माता पिता को मार दिया गया था और उसी गुस्से और दर्द से उसे एक ऐसा वेपन मिलता है जिससे वो पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर सोर्सरर बन जाता है। ये कहानी है दो भाइयों की, कहानी भाई का नाम काचन बताया जाता है और उन दोनों से हमें पता चलता है कि हजारों साल पहले लॉर्ड्स और डीमन के बीच एक खतरनाक युद्ध हुआ था जहाँ पे डीमन लॉर्ड गॉड्स को बहुत बुरी तरीके से हरा देते हैं। जब बहुत बुरी तरीके से लॉर्ड हारने वाले होते हैं तभी वहाँ पे लॉर्ड्स को हारते हुए देख के तभी वहाँ पे गॉड्स का गार्डियन आ जाता है जिसके एक ही वॉर्ड से डीमन लॉर्ड बुरी तरीके से हार जाता है। बहुत सारे डीमन को हराने के बाद उसे धोखे से मार दिया जाता है। मरने से पहले लॉर्ड्स गार्डियन ने सभी डीमन को सील कर दिया था और आखिर में हमें ये बताया जाता है गार्डियन के मरने के बाद उसके बॉडी के 72 पीस हो गए थे जो कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह फैल गए हैं। वहीं पे हम जैन और काजन को देखते हैं जिनका घर तूफान की वजह से टूट के गिरने वाला होता है। वो लोग दौड़ के घर से बाहर आते हैं। वो लोग जैसे ही घर के बाहर आते हैं घर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। वहाँ पे केवल मिट्टी का ढेर ही बचता है। अगले सीन में हम जैन के फादर को देखते हैं जिनका नाम गोंग होता है जो अपने बच्चे को डीमन से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत तेजी से लड़ाई कर रहा होता है। जिस मोस्टर से वो लड़ाई कर रहे थे उस मोस्टर का लेवल बहुत ज्यादा हाई था जिसकी वजह से गोंग उससे अच्छे से लड़ नहीं पाता और बहुत बुरी तरीके से पीटता है। लेकिन जैसे ही डीमन वो बच्चों के ऊपर हमला करने वाला होता है वहाँ पे गोंग आके अपने दोनों बच्चों को बचा लेता है। जब बहुत बार हमला करने पे उस डीमन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो तभी गोंग अपनी पूरी पावर लगा के एक मैजिक करता है। तभी वो अपनी पूरी ताकत लगा के वो डीमन को एक जगह पे बांध देता है और इसके बाद गोंग अपने बच्चों को लेके भागने लगता है। भागते समय वो अपने बड़े बेटे से कहता है बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस मोस्टर को ज्यादा समय तक रोक नहीं पाऊंगा। मेरा सबसे खतरनाक अटैक फायर फिंगर भी इसके सामने कुछ नहीं है। और इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गोंग अपने बच्चों को लेके एक सीक्रेट केव में आया था जहाँ पे वो अपने मैजिक की मदद से दो तलवारों को बाहर निकालता है। जैसे वो लोग दोनों तलवारों को बाहर निकालते हैं तभी उसके अंदर से गोल्डन बॉक्स बाहर निकलता है। तभी वो गोल्डन बॉक्स को अपने बेटे को देते हुए कहता है बेटा जेन मैं तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ। जब काचन बड़ा हो जाएगा तो ये गोल्डन बॉक्स उसे दे देना। इस बॉक्स को संभाल के रखना क्योंकि ये बॉक्स हजारों साल पुराना एक खास तरीके का ट्रेजर है। तभी अचानक से पूरी जमीन हिलने लगती है। तब हमें पता चलता है डीमन फिर से आजाद हो गया। तभी उसके बच्चे भागते हुए एक दूसरे केव के अंदर आते हैं। गोंग ने उस केव के मुंह को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। तभी हम केव के अंदर एक पतला सा रास्ता देखते हैं जिसके नीचे बहुत सारा लावा था और बाहर जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया था। तभी हमें दिखाई देता है केव को तोड़ते हुए डीमन उस केव के अंदर आता है। तभी वो डीमन कोंग को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे कोंग अपने मैजिक की मदद से उस डीमन को एक ट्रैप में फंसा देता है। तभी हम लोगों को दिखाई देता है कोंग उस डीमन को लावा के अंदर ढकेल देता है जिससे वो डीमन बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। तब भी उनके ऊपर से मुसीबत खत्म नहीं होती। तभी हम लोग देखते हैं कि एक फीमेल डीमन कोंग के अंदर से अपना हाथ डाल के बाहर निकाल देती है। ये देखकर जैन और काचन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी कोंग अपनी पूरी ताकत लगा के उन दोनों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और दोनों को टेलीपोर्ट कर देता है। और इसके बाद हमें 10 साल आगे का सीन दिखाई देता है जहाँ पर जैन और काचन बहुत ज्यादा बड़े हो चुके होते हैं। जहाँ पे हम जैन को देखते हैं वो एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है और काचन एक लीजर का कॉस्ट्यूम पहन रहा होता है। वो लोग एक मिशन की तैयारी कर रहे होते हैं। और इसके बाद हमें एक प्रिस्ट दिखाई देता है जो कि एक टेम्पल पे आया होता है। तभी वहाँ पे आया हुआ प्रिस्ट बोलता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़े डीमन का साया है और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मारना चाहता है। ऐसा सुनते ही वो आदमी बहुत तेजी से वहाँ से भाग जाता है और इसके तुरंत बाद ही यहाँ पे जैन और काचन आ जाते हैं और वो दोनों इस प्रिस्ट को पकड़ लेते हैं। ये कोई रियल प्रिस्ट नहीं है, ये एक फर्जी आदमी है। ये लोगों को डरा के उनसे पैसा लूटता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस प्रिस्ट को एक पिलर में बांध दिया गया होता है और उस ठग को जैसे ही हो जाता है वो अपने आगे जैन और काचन को देखता है। हालांकि उसे अंदाजा था कि उसका भांडा फूट चुका है। तब भी वो अपने नौटंकी को जारी रखता है और बोलता है तुम दोनों क्या कर रहे हो। तब वो बोलता है मुझे जल्दी से छोड़ो, मुझे उस डीमन को मारना होगा। ये सुन के जैन उसके गर्दन पे तलवार रख देता है। वो बोलता है अबे टकले मान ले तू अभी झूठ बोल रहा है। तभी वो प्रिस्ट उन दोनों से माफी मांगने लगता है और बोलता है मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। और बोलता है जिन लोगों को मैंने ठगा है उनका पैसा भी मैं वापस कर दूंगा। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और उन दोनों को हम लोग एक घर में देखते हैं। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ पे काचन का एडल्ट सेरेमनी है। हमें ये बताया जाता है कि आज के बाद काचन एक सोल्सरस बन जाएगा। इसकी सेरेमनी जैसे ही स्टार्ट होती है इसके चारों तरफ एक गोल्डन ऑरा बन जाता है। कुछ समय बाद जैसे ही ऑरा हटता है उसका बड़ा भाई बोलता है छोटे भाई तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। और वो बोलता है फाइनली तुम सोर्सरस बन चुके हो। तभी उसका भाई बोलता है कि तुम बड़े होके बहुत बड़े डीमन हंटर बनोगे। तभी काचन बोलता है भाई मुझे कुछ अलग फील नहीं हुआ, क्या सच में कभी भी मैं डीमन हंटर बन पाऊंगा। तभी उसका भाई बोलता है बहुत सारी लड़ाइयां हम दोनों ने साथ में की है और हर बार हम लोगों ने
जीता भी है। मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे डीमन हंटर बनोगे। तभी जैन उस गोल्डन बॉक्स को काचन को देता है। ये वही गोल्डन बॉक्स है जो कहानी की स्टार्ट में उसके फादर ने उसे दिया था। जैसे ही काचन उस बॉक्स को खोलता है उसके अंदर एक छोटा सा रॉड निकलता है। तभी काचन को समझ में नहीं आता इस रॉड का करना क्या है और इससे वो अपने कान को खुजाने लगता है। तभी जैन कहता है मुझे भी कोई आइडिया नहीं इसमें क्या है। तभी काचन बोलता है जो भी हो ये हमें हमारे फादर ने दिया है। काचन उस रॉड को रस्सी से बांध के अपने गले में लटका लेता है जैसे कि कोई लॉकेट। तभी काचन बोलता है कि अगर ये किसी काम का नहीं हो तभी ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हम अचानक से एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो तेजी से दौड़ के उन दोनों के पास आता है। तभी वो जैन से बोलता है प्लीज मेरी हेल्प करो। वो बोलता है कि बहुत बड़े खतरनाक डीमन ने हमारे शहर पे हमला कर दिया है और मेरे घर में काफी ज्यादा लोग लापता हैं। तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकूं। तभी उसका थैला गोल्ड से भरा हुआ नीचे गिरता है और उसके थैले के अंदर से गोल्डन वेल बाहर आता है। इस वेल को देखते ही उन दोनों को याद आ जाता है ऐसा बेल उन लोगों ने पहले भी देखा है। ये वेल डीमन लेडी के पास था जिसने उनके फादर को मारा था। ये जानने के बाद ये दोनों तुरंत ही निकल जाते हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। और इसके बाद जैन और काचन उस बूढ़े आदमी के शहर में पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा धुंध होता है। बहुत ज्यादा फोग होने की वजह से दोनों भाई अलग हो जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जैन के सामने एक डीमन कैट आ जाती है। जैन उस डीमन कैट को देखते हुए बोलता है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। तभी उस कैट से पूछता है कि इस बेल की मालिक डीमन लेडी कहाँ है। तभी कैट डीमन तुरंत ही उस पर अटैक कर देती है। तभी जैन बोलता है तुम्हें लड़ने का शौक है तो आ जाओ, मैं भी तैयार हूँ। तभी जैन अपने स्वॉर्ड की मदद से एक ऐसा हमला करता है कैट डीमन बहुत ज्यादा ही डर जाती है। इसके बाद दोबारा जैन उस वेल के बारे में पूछता है कि वेल जिसका है वो डीमन कहाँ पे है। तब वो डीमन कैट बोलती है मुझे बिल्कुल पता नहीं, आखिर ये बेल किसका है। अगर तुम्हें पता नहीं तो तुमने मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया। यह कह के जैन यहाँ से जाने लगता है। एक बार हारने के बाद भी डीमन कैट उस पे दोबारा हमला कर देती है। जैन को इसका एहसास पहले ही हो जाता है। जैन अपने एक ही वार से उस कैट को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। मरने से पहले डीमन कैट बोलती है तुमने मुझे मार दिया बट मेरा भाई मरने से पहले तुम्हारे भाई को मार के ही मरेगा। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाई देता है काचन पे किसी ने हमला कर दिया है। ये हमलावर और कोई नहीं होता उस कैट डीमन का भाई होता है। कैट डीमन के भाई की एक ही वार से काचन बहुत दूर जाके गिरता है। इससे हमें ये पता चलता है कैट डीमन का भाई बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी काचन एक लकड़ी को उठा के अपनी स्वॉर्ड बना लेता है। यहाँ पे तभी डीमन कैट बोलता है कि तुम्हारे लड़ने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई पहले ही मारा गया होगा। तभी काचन बोलता है कि तुम्हें मेरे बड़े भाई के बारे में पता ही क्या है। तभी डीमन कैट गुस्सा होकर बोलता है तुम्हारे जैसे लोगों की मेरे सामने खड़े होने की औकात भी नहीं है। तभी हमें दिखाई देता है कि जैन लड़ाई शुरू होने से पहले यहाँ पे आ चुका होता है, बस वो काचन के लड़ाई को देखना चाहता था। तभी वो कैट डीमन काचन के ऊपर हमला कर देता है। तभी हम लोगों को दिखाई देता है कि काचन के गले में जो लॉकेट था वो एक होली स्वॉर्ड बन जाता है। ये वेपन बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था जिसके अंदर से लाइट आ रही थी। तभी हम लोगों को दो डीमन दिखाई देते हैं। तभी वो दोनों बोलते हैं कि फाइनली हम लोगों को मिल गया। वहीं पे हम लोग जैन को देखते हैं जो अपने छोटे भाई को देख रहा होता है। वो अपने भाई के पावर को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। काचन के इतने खतरनाक हमले के बाद भी वो कैट डीमन अभी भी जिंदा होता है। वहीं पे काचन बेहोश हो जाता है। तभी वहीं पे जैन आता है और उस बेल के बारे में उस डीमन से पूछता है। पहले तो डीमन उस बेल के बारे में कुछ नहीं बताता। जैसे ही जैन उस बेल को बजाता है उसके बाद कैट हिप्नोटाइज हो जाता है। मुझे ये रिंग सुमेरी नाम के एक डीमन ने दिया था। तभी जैन पूछता है सुमेरी नाम की डीमन आखिर में है कौन। तभी कैट डीमन बोलता है कि इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। तभी हम लोगों को पता चलता है सुमेरी सोल फ्रैगमेंट नाम की चीज को हासिल करना चाहती है। कैट डीमन ने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया था। अचानक ही वेल जैन के हाथ से उड़ के कैट डीमन के मुंह के अंदर चली जाती है। जैसे ही वेल उसके अंदर जाता है कैट पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है जैसे कि कोई टाइम बम हो। इसके कुछ समय बाद हमें दिखाई देता है कि काचन को होश आ गया होता है और वहीं पे जैन भी था। जैन बोलता है तुम्हारी पहली लड़ाई बहुत ज्यादा अच्छी थी। तभी हम लोगों को दिखाई देता है काचन के पास जो होली वेपन है वो काफी छोटा हो जाता है। काचन बोलता है कि आखिर इस वेपन को बड़ा कैसे करना है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वहीं पे जैन कैट डीमन के बारे में सोचना बंद नहीं करता। तभी जैन सोच रहा था आखिर में सोल फ्रैगमेंट है क्या। तभी हम लोगों को दिखाई देता है जैन और काचन के पीछे दो अननोन मैन आ चुके होते हैं। वो दोनों लोग काचन के पास से होली वेपन लेने की बात कर रहे होते हैं। तभी जैन अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। इतने ज्यादा लड़ाई की वजह से जैन की हालत बिल्कुल सही नहीं होती। तभी सामने खड़ी हुई लड़की बोलती है हम तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी वो लड़की बोलती है हमें वो संजन आयन दे दो। इसका ये मतलब था कि काचन के पास जो होली वेपन है उन लोगों को दे दे। तब काचन बोलता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये होली वेपन मेरे पास ही रहेगा। तभी जैन हमला करता है और लड़की जैन
जैन के हमले को आसानी से रोक लेती है। वो लड़की जैन के अटैक को इतनी आसानी से इसलिए हैंडल कर पाती है क्योंकि जैन बहुत ज्यादा इंजर्ड था। तभी वो दोनों लोग अपनी पूरी ताकत लगा के उस पे अटैक करने वाले थे। तभी इन दोनों के बीच उसका दूसरा साथी आगे बोलता है। वो बोलता है रुक जाओ, हम दोनों लोग यहाँ पे तुमसे लड़ने नहीं आए हैं। तभी हम लोगों को दिखाई देता है कि वो आदमी अब एक मंत्र पढ़ के जैन को पूरी तरीके से हील कर देता है। इसके बाद जैन शांत हो जाता है। तब जैन बोलता है कि तुम लोग मुझसे लड़ने नहीं आए तो इस होली वेपन का तुम लोग करोगे क्या। इतने में वो लड़की बोलती है इस होली वेपन का नाम संजय नायन है। जब से संजय नायन का जन्म हुआ है तब से हमें बिलोंग करता है। तभी उसका दूसरा साथी बोलता है दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन है, ये वेपन गॉड ऑफ वॉर को बिलोंग करता है। तभी जैंग बोलता है कि तुम दोनों आखिर में हो कौन और तुम्हें इसके बारे में इतना ज्यादा कैसे पता। तभी लड़का बोलता है कि माफ करना, मैंने तुम्हें पहले इंट्रोडक्शन नहीं दिया। देखो जहाँ तक मेरी बात है, मेरा नाम सारू है और इस लड़की का नाम जू है और हम दोनों एक फेरी लैंड से बिलोंग करते हैं। और ये सब कहते हुए वो लड़की अपना मास्क हटा देती है। इसकी शक्ल देखते ही दोनों भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो एक स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि जब डीमन और लॉर्ड्स की लड़ाई हुई थी तो उनके गार्डियन को धोखे से मार दिया गया था। उसके मरने के बाद उसके बॉडी के 72 पीसेस इन दुनिया में अलग अलग जगह फैल गए हैं। अगर गॉड्स को हमें दोबारा जिंदा करना है तो उन 72 पीसेस को हमें एक जगह लाना होगा और उस 72 पीसेस को एक जगह लाने के लिए इस संजय नायन की जरूरत है, क्योंकि ये संजय नायन उस लॉर्ड गार्डियन का वेपन था। इस कहानी को बहुत अच्छे से समझने के बाद जैन, तुम्हारी कहानी मुझे काफी अच्छी लगी, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो। सारो बोलता है कि जैन तुम्हें हमारी बातों पे विश्वास करना ही होगा। इतने सालों से डिवाइन वेपन यानी कि संजन ये सो रहा था। गॉड ऑफ वॉर की वजह से जब भी संजय नायन एक्टिव होता है तो इसका ऑरा बहुत ज्यादा होता है। इसका इम्पैक्ट हेवन से लेके हेल तक पहुंच जाता है। यानी कि जब एक कल संजय नायन एक्टिवेट हुआ था, ये डीमन और गॉड्स को सबको पता चल चुका है संजय नायन एक्टिवेट हो चुका है। अगर ये संजय नायन किसी गलत हाथों में चला गया तो डीमन लॉर्ड फिर से जिंदा हो सकता है। अगर गलती से ये हो गया तो ये दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी और इस समय इस दुनिया को बचाने के लिए कोई गॉड भी नहीं बचेगा। मगर इतना ज्यादा सुनने के बाद भी जैन बोलता है, देख भाई मुझे तेरी बातों में बिल्कुल भरोसा नहीं। इतने में जू बोलती है, तुम्हें आखिर में समझ क्यों नहीं आ रहा, अगर गलती से भी डीमन लॉर्ड आजाद हो गया तो इस दुनिया को कोई भी नहीं बचा पाएगा। इतने में काचन सामने आता है और बोलता है, क्या दुनिया को सच में बचा सकता है, मैं तुम पे भरोसा करके इसे दे सकता हूँ। तभी काचन जैसे बोलता है, मुझे माफ करना, मैं हमारे फादर की आखिरी निशानी को भी दे रहा हूँ। तभी जैन बोलता है, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा खुद का डिसीजन है, मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी जैन को याद आता है कि अभी उसे उस लेडी डीमन को भी खोजना है जिसने उसके फादर को मारा था और ये सोच के वो काचन को वहाँ से लेके निकलने वाला होता है। इतने में जू पीछे चिल्लाती है, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ कैसे बनाया, ये होली वेपन यानी संजय नायन पूरी तरीके से नकली है। इसके बाद संजन जैसे उसे अपने हाथ से पकड़ता है गोल्डन ग्लो करने लगता है। इसके बाद जू जैसे ही अपने हाथ में लेती है उसका गोल्डन चमक चला जाता है। ऐसा होने के बाद किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर में हो क्या रहा है। वहीं पे बीच पे सारो बोलता है, मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल गलत भी हो सकता है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि संजय नायन को जगाने के लिए एक प्योर हार्ट की जरूरत पड़ती है। जहाँ तक मुझे लगता है कंचन का हार्ट पूरी तरीके से प्योर है। जहाँ तक मुझे लगता है काचन इसका मालिक बन चुका है। मुझे लगता है संजय नायन को केवल काचन ही एक्टिवेट कर सकता है, उन्हें भी उनके साथ जाना होगा। यानी कि इसी समय जय और काचन को एक साथ जाना होगा। इसके बाद इन चारों का एक नया सफर स्टार्ट होता है। तभी सारो अपने मैजिक की मदद से एक जहाज को टेलीपोर्ट करता है। इस पे बैठ के ये लोग आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद हमें शिप के अंदर का सीन दिखाई देता है जहाँ पे जैन और काचन खाने बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे उन्हें इतना अच्छा खाना देख के अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तभी जू चिल्लाते हुए बोलती है कि इससे पहले तुम लोगों ने कभी खाना नहीं खाया है क्या। तभी जैन बोलता है कि अगर मैंने भी अच्छे से खाना नहीं खाया तो मुझे तुम्हारी तरह मास्क लगाना होगा। ये सुनने के बाद जू जैन को हवा में उड़ा देती है। इसके बाद अचानक से हमें एक लड़की को बाहर दिखाया जाता है जो अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। सिप अपने सामने एक लड़की को देखता है, तुरंत अलर्ट जनरेट करता है और वो एक जगह रुक जाता है। और जैन जैसे ही सिप से बाहर आता है उस लड़की को देखता है और दौड़ते हुए उसके पास जाता है और बोलता है, तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना होगा। तभी जैन उसे उठा के उस सिप के अंदर लेके जाता है। इसके बाद जैन उसे अच्छे से ठीक करता है और कुछ खाने पीने के लिए देता है। जय बोलता है, मैडम आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाहिए, कहो तो बाहर चाय पे चल लेते हैं। तब जू चिल्लाते हुए बोलती है, फ्लर्ट करना बंद करो। तभी फिर से दोनों लोग आपस में लड़ने लगते हैं। जब ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं तो काचन उसके लिए पानी लेके आता है। इसके बाद उस लड़की के साथ हुए घटने को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। मेरे पीछे बहुत ज्यादा खतरनाक गुंडे पड़ गए
गए थे। मुझे नहीं पता वो लोग कौन है, वो लोग मुझे मारना चाहते थे। मुझे नहीं लगा था कि आज मैं बच पाऊंगी। आज मुझे जल्द से जल्द डार्क वैली में पहुंचना है। तभी जैन बोलता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, हम लोग भी आज वहीं पे जा रहे हैं 16 फ्रेगमेंट को खोजने के लिए। वहीं पे काचन होली वेपन को बाहर लाके दिखा देता है। तभी सू चिल्लाते हुए बोलती है कि इस चीज तुम्हें सीक्रेट रखना है। तभी हम लोग देखते हैं इसके बारे में लड़कियों को जैसे ही पता चलता है वो लड़की स्माइल करती है। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों को अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम जिंग है। इसके बाद दिखाया जाता है कि काफी रात हो जाती है तो सब लोग अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग आराम से सो रहे होते हैं, जहाँ पे जैन घोड़े बेच के सो रहा होता है और उसके साइड में काचन भी सो रहा होता है। जब सब लोग गहरी नींद में थे तो जैन उस समय अपना हाथ आगे करती है और एक मैजिक की मदद से काचन के गले में लटका हुआ संजय नायन को लेना चाहती है। सोने के बाद भी काचन ने उसे लेने नहीं दिया। जिंग इसे दोबारा लेने की कोशिश ही करने वाली थी, वहीं पे सारो बिना कपड़ों के आ जाता है। वो नहाने के बाद गलत रूम में पहुंच जाता है। जैसे ही सारो के रियलाइज होता है कि वो गलत रूम में चला गया है, वो वापस ही लौट जाता है। यहाँ पे जिंग बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। वो बोलती है आखिर में मैं कहाँ फंस गई। वहीं पे जब अगली सुबह सबकी नींद खुलती है तो तभी जैन कहता है कि आज रात मुझे कुछ ज्यादा ही नींद आ गई। सुबह सुबह उठते ही वो नई लड़की जैन को खोजने लगता है। जैन बोलता है उसकी प्रोटेक्शन करना मेरी जिम्मेदारी है और नापिन से उसे गुंडे परेशान करने लगेंगे। वो बोलता है क्यों काचन, मैंने सही कहा ना। वो लोग काचन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान था। काचन बोलता है बड़े भैया लगता है मेरे पास से संजय नायन चोरी हो गया। उसी समय हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं। वहीं पे जैन और उसकी छोटी बहन एक केव में कैद थी। तभी केव का बॉस बोलता है अगर तुम संजय नायन मेरे पास लाती हो तो मैं तुम्हें दोनों को आजाद कर दूंगा। अभी हमें बताया जाता है ये दुनिया की ये दोनों सबसे माहिर चोर हैं। तभी जैन बोलती है कि संजय नायन कुछ नहीं, ये दुनिया का मिथ है, ये रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहीं पे डीमन बोलता है बहुत सालों बाद संजय नायन हाल ही में एक्टिवेट हुआ है। अगर तुम्हें अपनी छोटी बहन को जिंदा और सही सलामत देखना है तो उस संजय नायन को मेरे पास लाना होगा। वो बोलता है तुम तो जानती हो मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूँ। तभी जैन बोलती है उसे हाथ लगाने की भी हिम्मत मत करना, तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। वहीं पे हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं कि वो लोग संजय नायन को खोजने के लिए निकल जाते हैं। वहीं पे हम लोग देखते हैं सारो अपने डिवाइस में संजय नायन को ट्रैक कर सकता था। वो लोग उस नक्शे को देखते हुए गुफा के सामने जाके रुकते हैं। तभी हमें पता चलता है इस केव का नाम स्पार्टर केव है। तभी हम लोगों को बताया जाता है इस केव के अंदर जो भी गया है आज तक कभी बाहर नहीं निकल पाया। उन लोगों को होली वेपन खोजने के लिए इसके अंदर जाना ही होगा। यहाँ से सीन बदलता है और हम लोग केव के अंदर देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जैन ने उस होली वेपन को डीमन को दे दिया होता है और वादे के मुताबिक उसकी छोटी बहन भी आजाद हो गई थी और वो रोते हुए बोलती है मुझे माफ करना और वो बोलती है सारी गलती मेरी है और जैन उसे चुप कराती है। और तभी वो लोग वहाँ से निकलने वाले थे। उन्हें बाहर निकलता देख के डीमन उनके सामने आ जाता है। वो बोलता है कि मैंने वादा किया था तुम्हारी छोटी बहन को छोड़ दूंगा, तुम्हें नहीं। वो बोलता है तुम भी यहाँ से चली जाओगी तो हमारा मनोरंजन कौन करेगा। जैन जैसे ही पकड़ी जाने वाली तो उसने स्पाइडर मैजिक का यूज किया और उस अटैक की मदद से डीमन वहीं पे गिर जाता है। और इस समय का फायदा उठाते हुए जैन संजय नायन को अपने हाथ में ले लेती है। बचे हुए डीमन को संजय नायन से हराने की कोशिश करती है, लेकिन जैन के हजारों बार कोशिश करने के बाद भी संजय नायन एक्टिवेट नहीं होता। वो खाली एक मेटल का टुकड़ा बन के रह जाता है। डीमन को मारने के बाद जैसे ही वो बाहर भाग रही होती है भी डीमन जाग जाता है, उसका तेजी से पीछा करने लगता है। दोबारा जैन जब स्पाइडर अटैक करती है तो डीमन उसे अपने तलवार से रोक देता है। भी डीमन बॉस उन दोनों पे अटैक करके उन दोनों को घायल कर देता है। जैन जैसे ही हिल पाती हो उस पे अटैक कर देता है। जैन बहुत मुश्किल से उस अटैक से बच पाती है। जैन जैसे ही अटैक करने वाली थी डीमन बॉस के एक ही अटैक से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। तभी जैन अपनी छोटी बहन से बोलती है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ से दूर भाग जाओ। बोलती है मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगी। यहाँ पे जैन को पता था कि वो यहाँ पे मारी जाने वाली है। वहीं पर हम एक और खतरनाक डीमन को देखते हैं और वो उन दोनों के ऊपर एक खतरनाक बैरियर बना देता है। अभी हमें पता चलता है इस डीमन का नाम रॉक स्टार है। अभी वो बताता है कि तुम लोग इस बैरियर से अपनी जिंदगी में भी कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम और बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पे हम जैन और काचन को देखते हैं। तभी जैन चिल्लाते हुए बोलता है बस मुझे एक बार पता चल जाए मेरा संजय नायन चुराया किसने है। तभी हम सारों को देखते हैं और बोलता है कि मुझे पता चल गया संजय नायन है कहाँ पे। और वो बोलता है इस केव का रास्ता बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। भी वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक टीम बना के अलग अलग जाएंगे, वो लोग जल्द से जल्द संजय नायन को खोज सकें। और इसके कुछ टाइम बाद का हमें अब सीन दिखाई देता है जहाँ पे जैन और काजन उस जगह पहुंच चुके होते हैं। फाइनली काफी घंटे खोजने के बाद उन्हें अपने सामने संजय नायन दिखाई देता है। परेशानी की बात यह थी कि उनके सामने डीमन बॉक्स खड़ा था। उसी
समय जैन काचन को रोकता है, बोलता है रुक जाओ काचन, अभी समय सही नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं जैन अपने वेब अटैक की मदद से उस डीमन को नुकसान पहुंचा देती है और इस अटैक के बाद डीमन बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वो बोलता है तुम जैसे इंसान की मेरे ऊपर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। अभी हम लोग देखते हैं रॉक अटैक की मदद से उन दोनों पे वो हमला करने वाला होता है। अभी हम लोग देखते हैं उस अटैक को जैन आगे आके रोक लेती है। तभी हम लोग देखते हैं इस अटैक से उसकी छोटी बहन बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। ये सीन देख के जैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने आप को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता। उसी समय उस डीमन बॉस के ऊपर हमला कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं इस अटैक का डीमन बॉस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी हम लोग देखते हैं इस अटैक को डीमन ने आसानी से रोक दिया था और इतनी तेज आवाज सुन के उसके दोनों साथी भी यहीं पे आ जाते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं सारो उस डीमन बॉस को एनालाइज करने लगता है। तभी डीमन बॉस बोलता है उस संजय नायक को मैंने लीगल लिया है। तभी सारो बोलता है अगर हम लोगों ने जल्दी नहीं किया तो संजय नायक इस डीमन लॉर्ड के शरीर में पूरी तरीके से घुल जाएगा। तभी जैन उन दोनों बहनों के सामने आके कहता है तुम लोगों को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकल जाओ। ऐसा सुनते ही वो दूसरा डीमन उन दोनों पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जैन उसके सामने तलवार खड़ा करके बोलता है अबे वहीं पे रुक जा, अगर तू थोड़ा सा भी आगे बढ़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन वहाँ पे हमला करने के लिए पूरी डीमन आर्मी ही आ गई थी। तभी जैन बोलता है कि ऐसे देखा जाए तो उनकी डीमन आर्मी किसी काम की नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं सारो अपनी एक मैजिक की मदद से इन सभी को खत्म कर देता है। तभी डीमन बहुत तेजी से उस पे हमला करता है। तभी हम लोग देखते हैं सारो एक मैजिक करता है और सभी लोगों को बचा लेता है। तभी हम लोग देखते हैं रॉक स्टार जैन पे हमला करता है, लेकिन सही टाइम पे जू ने उसे देख लिया था और उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। तभी सारो इन सबको खत्म करने के लिए एक फाइनल अटैक करता है। वो एक अटैक करता है जिसका नाम सेज आर्ट टेक्निक होता है। ऐसे खतरनाक अटैक देख के रॉक स्टार अपने लिए एक बैरियर बनाता है। उसके बैरियर बनाने से पहले सारो एक फ्लेम थ्रोअर का अटैक करता है। ये देख के बॉस डीमन दोबारा अटैक कर देता है। ये अटैक फ्लेम थ्रोअर अटैक को रोक देता है। ऐसा होने के बाद जू सारो की मदद करने के लिए आती है। वो जैसे ही अटैक करती है डीमन बॉस उस अटैक को आसानी से रोक देता है। इसे रोकने के बाद डीमन बॉस ने दोबारा उस पर अटैक कर देता है। अब एक टाइम के लिए ऐसा लगने लगता है कि अब ये दोनों हार जाएंगे और उसी समय सू और सारो हारने से मना कर देते हैं। फिर कमबैक करते हुए जू एक ऐसा हमला करती है जिससे बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है। सारो मैजिक पढ़ते हुए एक थंडरबोल्ट अटैक करता है। यहाँ तक कि बैटलफील्ड में चारों तरफ पानी भर चुका होता है। अभी हमें पता चलता है पानी की वजह से थंडरबोल्ट अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया होता है। फाइनली वो लोग आखिरी अटैक करने के बाद ये मैच को जीत जाते हैं। यहाँ से होली वेपन लेने के बाद ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं इनके सामने रॉक स्टार आ जाता है। सही टाइम पे जैन इसके आगे आके इस अटैक को रोक देता है। तभी जैन बोलता है अरे तुम यहाँ पे हो, मैं तो तुम्हें ही खोज रहा था, तुम एक कायर की तरह पीछे से भाग गए थे। और वो ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि रॉक स्टार के पीछे कुछ अजीब सा हाथ जैसा निकलता है। तभी वो जैन के ऊपर तेजी से हमला कर देता है। अचानक हुए हमले की वजह से जैन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी जैन आगे बढ़ के रॉक स्टार को पकड़ लेता है। तभी रॉक स्टार काचन पे हमला करके उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। रॉक स्टार ने जैन को एक बैरियर में कैद कर दिया था ताकि वो लड़ ना सके। तभी जैन उस बैरियर को तोड़ने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करता है, तब भी उसका थोड़ा सा भी फायदा नहीं होता। तभी रॉक स्टार बोलता है तुम्हें जितनी मेहनत करनी है कर लो, मेरे बैरियर को आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। तभी रॉक स्टार ऐसा हमला करता है जिससे जैन धीरे धीरे पत्थर बनने लगता है, जिसे देखकर काचन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी काचन बोलता है बड़े भाई तुम्हें कुछ भी करके इससे बाहर निकलना होगा। तभी जैन बोलता है काचन से काचन तुम यहाँ से सभी लोगों को जितना जल्दी हो सके लेके यहाँ से निकल जाओ, ये कमजोर बैरियर मुझे ज्यादा समय तक रोक नहीं पाएगा। इतने में रॉक स्टार एक और हमला कर देता है जिससे काचन बहुत दूर जाके गिरता है। ये सब करके रॉक स्टार बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। इस समय उसे लग रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया है। तभी काचन रोते हुए बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मैं इतना ज्यादा वीक हूँ कि अपने बड़े भाई को भी नहीं बचा पाया। वो बोलता है कि मैं अपने फादर को भी खो चुका हूँ और अपने बड़े भाई को नहीं खोना चाहता। इतने में काचन का संचयन आयन खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है और उसके चारों तरफ से येलो कलर की लाइट निकलने लगती है। जैसे ही काचन संचयन आयन को पकड़ता है एक रॉड में बदल जाता है। संचयन आयन की पावर इतनी ज्यादा थी कि इससे बैरियर भी टूट जाता है। संचयन कुछ कर पाता उससे पहले ही रॉक स्टार उसे मार के गिरा देता है और दूर ढकेल देता है और संचयन आयन को अपने पास लेते हुए बोलता है अब ये मेरे कंट्रोल में आ गया है, अब मैं इतना ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा कि अब मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा, यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड भी। रॉक स्टार के हाथ में आते ही पूरी तरीके से एक नॉर्मल मेटल का टुकड़ा बन के रह जाता है, क्योंकि इसकी असली पावर तभी निकलती जब ये संचयन के हाथ में होता है। तभी रॉक स्टार बोलता है अभी तो ये रोड बड़ा हुआ था फिर से कैसे छोटा हो गया। तभी अचानक से जैन उस पे हमला करके रॉक स्टार का हाथ ही काट देता है। इसके बाद इन दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। इस बार जैन बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था और इसे हराना नामुमकिन
लग रहा था। जैन के एक ही अटैक से रॉकस्टार नीचे गिर जाता है। इतने खतरनाक अटैक के बाद भी रॉकस्टार मरा नहीं था। तभी सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं। तभी रॉकस्टार बोलता है तुम्हारी पावर बिल्कुल उसके जैसी है। तभी रॉकस्टार बोलता है कुछ समय पहले हम लोगों को डबल स्लॉट मास्टर को मारने के लिए मिला था ऑर्डर। इससे पहले रॉकस्टार कुछ और कह पाता, जैन के एक ही अटैक से वो मारा जाता है। उसके मरने के बाद उसके अंदर से एक सोल फ्रैगमेंट निकलता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सभी लोगों को बस के अंदर देखते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं सारो अपनी मैजिक के मदद से जैन को हील कर रहा होता है। तभी सारो बोलता है तुम्हारी बहन को बचाने के लिए हमारे पास केवल एक ही इलाज है। तभी सारो अपनी मैजिक की मदद से उसके अंदर की शैडो को एक अंगूठी में कैद कर देता है, ताकि वो थोड़ा समय लेके उसे अच्छे से हील कर सके। वहीं पे बाहर हम लोग काजन को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा उदास था और वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मुसीबत आने पे मैं किसी को भी नहीं बचा पाता। तभी जैन बोलता है छोटे भाई उदास होने की कोई बात नहीं। जैन बोलता है तुम्हारी वजह से ही मैं उस कैद से बाहर निकल पाया। यहाँ पे सभी लोगों को और हमारे फादर को तुम पे भरोसा है। जैन से इतनी बातें सुनने के बाद काचन उठता है और कुछ अच्छा महसूस करता है। इसके बाद जैन और काचन जब शिप के अंदर जाते हैं तो काचन के पास जो संचयन आयन था वो ग्लो करने लगता है। दोनों सोल फ्रैगमेंट को अपने अंदर समा लेता है। सोल इसके अंदर ऑब्जर्व हो चुका था, जिसकी वजह से इसके साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो गए थे। इसके बाद काचन को बहुत तेज का फीवर आ जाता है। तभी वहाँ पे सारो आ जाता है और बोलता है मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होगा ही। और उसी समय जिंग अपने रूम से बाहर आती है और उसने बहुत छोटे कपड़े पहने हुए होते हैं। तभी गो चिल्लाते हुए बोलती है अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तो मेरे कपड़े पहन लो। तभी वो बोलती है कि मुझे पता नहीं ये रूल है कि तुम्हारी जलन। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को दिखाई देता है कि वो लोग एक स्टोर के बाहर खड़े हुए होते हैं, जहाँ पे वो सभी लोग कपड़े खरीदने आए होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं जैन अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए देखना चालू करती है। वहीं पे जो काचन के लिए उस ओनर से संजन बीन मांगती है और ये बीन खाने के बाद संजन का बुखार लगभग कम हो जाता है। तब जैन के पूछने पे ओनर बोलता है कि ये कुछ स्पेशल टाइप की संजू बीन होती हैं। ये बीन खाने के बाद लोग बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं और किसी भी बुखार से तुरंत राहत मिल जाता है। वहाँ पे जैन जब उसे खरीदने जाता है तो उसकी एक बीज की कीमत लगभग 2 बिलियन थी। ये बात सुनकर जैन जैसे ही आया था वैसे ही पीछे हट जाता है। वहाँ पे जैन के जगह पे सारो उन सभी पिल्स को खरीद लेता है। तब जू चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ पे इतनी गर्मी क्यों है। तभी वहाँ का ओनर बोलता है इस सिटी को फायर फ्लावर सिटी बोलते हैं। हजारों साल पहले जब गॉड्स और डीमन के बीच आखिरी लड़ाई हुई थी तो यहाँ पे बहुत बड़ा मीटियोर गिरा था जो बहुत ज्यादा गर्म था और उसी दिन से इस शहर में बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी। यहाँ तक कि शहर के ऊपर एक श्राप भी लग चुका है, क्योंकि इस शहर में एक डीमन रहता है जिसका नाम फायर क्लाउड है। कुछ समय बाद हमें पता चलता है जिस जगह मीटियोर गिरा है उस जगह एक और सोल फ्रैगमेंट मौजूद है। जैन और काचन को छोड़कर सभी लोग उस सोल फ्रैगमेंट को लेने के लिए वहाँ पे जाने लगते हैं। इसके बाद का सीन चेंज होता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ पे सारो अपने टाइम में देखता है कि वो लोग ऊपर कैसे जाएंगे। तभी सारो बोलता है ये जगह डीमन का ऑफिस है, यहाँ पे बहुत सारे लोग उसके प्रोटेक्शन में हो सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट अटैक करते हैं तो हम लोग मारे जा सकते हैं। यहाँ पे सारो अपनी बात को कंप्लीट करने वाला ही था। जैन अपनी तलवार की मदद से वहाँ पे बहुत बड़ा होल कर देता है और इसके बाद हम अंदर बहुत सारे लोगों को देखते हैं। वहाँ पे उपस्थित सारे लोग जैन को देख रहे होते हैं और यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग काचन को देखते हैं। काचन को अभी भी बुखार आया होता है, जिन काचन के सर को कपड़े से पोंछ रही होती है। यहाँ पे काचन सोते हुए एक सपना देख रहा होता है। ये सपना 100 साल पुरानी गॉड और डीमन के बीच की लड़ाई थी। वहाँ पे काचन देखता है कि गॉड्स गार्डियन को कैसे मारा गया था और जैसे ही कहानी खत्म होती है उसके सामने 2 सोल फ्रैगमेंट आ जाते हैं। उन दोनों सोल फ्रैगमेंट के साथ ही वहाँ पे दोनों डीमन भी थे। वहाँ पे बड़ा वाला डीमन बोलता है काचन से तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम कभी भी अपने भाई और अपने दोस्तों की मदद नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें अपने सोल को सेक्रीफाइस करना होगा। ऐसा करने के बाद तुम लगभग एक डीमन लॉर्ड से भी ताकतवर बन जाओगे। तब काचन इसके बारे में थोड़ा देर सोचता है और बोलता है हाँ मैं सच में काफी ज्यादा वीक हूँ और हर लड़ाई में मुझे बचाया जाता है और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अपना सोल सेक्रीफाइस करना पड़े तो और दूसरों को मारना पड़े तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ऐसा बोलते ही उसका संचयन आयन ग्लो करने लगता है और संचयन आयन के अंदर से एक आवाज आती है तुमने इस टेस्ट को पार कर लिया है।
मेरी ताकत आज से तुम्हारी होती है, मेरी सोल आज से एक है। बात पूरी होती ही इसकी अचानक से आँख खुलती है। काचन जैसे ही आँख खोलता है उसके सामने जिन मौजूद होती है। इस समय काचन को कुछ समझ में नहीं आता अभी उसके साथ क्या हुआ है। और यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हम बाकी सभी को देखते हैं। सारो और जू ने लगभग सारे लोगों को हरा दिया था। आखिर में जितने लोग बचे होते हैं उन्हें एक ही वॉर में जेन हरा देता है। यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को हराने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं।